गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हमारा कर रहे हैं, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसमें जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा बेटा हमारा, हम कुछ राज्य हम ये देख रहे थे कि कुछ जातियाँ ऐसी थी जो धीरे धीरे जनजातियाँ थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या बनती जा रही थी, दूसरी जातियों में सम्मिलित होती जा रही थी और वो शक्तिशाली भी बनी। आज हम कल हमने गोंड के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अहोम के बारे में। ये अहोम बेटा जो है, ये जिस जगह पे जो जगह पहले थी ना, अब ये सारी की सारी क्या कहलाती है, असोम के नाम से कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो देखो म्यांमार जो है, म्यांमार से आए मीन्स यहाँ से आए और यहाँ से कहाँ बच गए, कहाँ जाकर बस गए, वो इन एरिया में जाकर रहने लगे। ठीक है, तो ये रहा अहोम। ठीक है, इस एरिया में रहने लगे कब, 13वीं शताब्दी में। अब आगे यहाँ कहता है, उन्होंने भुइया मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। मतलब जो यहाँ पर पहले व्यवस्था थी, जो यहाँ का पहले सिस्टम था इस जगह का, ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास का, उसको चेंज करके अपनी व्यवस्था, नई व्यवस्था की स्थापना कर दी। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 की बात कर रहा है और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये देखिए, ये चूटिया रहा। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें कोच, और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें कोच के बाद क्या दूसरा नाम है, हाजो। तो कोच हाजो। ठीक है, तो इनको अपने एरिया में मिला लिया, ये रहा कोच। ठीक है, आगे उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया, मतलब अपने नीचे कर दिया। बहुत सारी जनजातियां इनके नीचे काम करने लगी, उनके ऊपर ये कंट्रोल रखने लगे। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेयतर अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आग्नेयतर अस्त्र मतलब जो आग वाले अस्त्र होते थे, गोला बारूद जिसमें यूज होता था। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम मतलब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इस तरफ से और इस तरफ से। ठीक है, यहाँ से उनको बहुत सारे आक्रमण होने के ऊपर होते थे। अब 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना, मतलब डायरेक्ट पूरे अच्छे से कंट्रोल नहीं बना। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो पाइक कौन होते थे, वे लोग जिन लोगों से ज़बरदस्ती काम कहलाया जाता था वो होता था पाइक। ठीक है, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। मतलब हर जनगणना की जाती थी और हर जगह से, मतलब जिनसे मजबूरी से काम करवाते थे। ठीक, गांव से बहुत सारे पाइक भेजे जाते थे अलग अलग काम करवाने के लिए, और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया तथा इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। मतलब क्या होता था, जिस जगह पे ज़्यादा जनसंख्या होती थी वहाँ से कम वाले पे भेज देते थे। इस वजह से अहोम कुल था ना, वो टूटता गया, बिखरता गया। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे जब युद्ध होता था तो युद्ध में भाग लेते थे, बाकी जो खाली समय होता था तब क्या करते थे, वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य जो सभी लोगों के मिलजुल के काम करते हैं उनमें जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए, मतलब अलग अलग नए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। तो खेल किसे कहा जाता था, खेल अहोम समाज के कुलों को। ठीक है, अहोम समाज में कुलों का विभाजन खेल कहलाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। दस्तकार मतलब जो चीज़ें बनाते हैं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे, मतलब दूसरी जगह से वहाँ पर आ गए। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने समुदाय
अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाती थी। मतलब जो किसान होता था उसको अपने गांव के समुदाय से ज़मीन मिल जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। जब तक गांव का समुदाय, पूरा गांव उसको लिए मंजूरी न देना, राजा भी उससे ज़मीन नहीं छीन सकता था किसान से। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। पहले तो वो अपने देवी देवता जो जनजाति है उनके, जिनको वो मानते थे, उसकी पूजा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर भी ब्राह्मणों का प्रभाव पड़ने लगा तो चेंज हो गया। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। सीब सिंह 1714 से 44 में के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म अपना लिया तो अपनी आस्थाएं छोड़ दी, नहीं, उनको भी मेंटेन रखा, दोनों चीज़ों को साथ में चलाया। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही, जिसमें अलग अलग चीज़ें थी। कवि और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद, जो उनकी खुद की भाषा होती थी। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया। आगे निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। मतलब जिसकी हम मध्य युग की बात करें तो उस समय में समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाज के अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। जीविका मतलब रोजी रोटी कमाने का तरीका अपनाया हुआ था। कालांतर में उनमें से कई जातियां, मतलब उसी समय के साथ साथ उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए। जो जातियों में बटा हुआ समाज था उनमें आ गई जनजातियां। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि न तो हम जाति व्यवस्था को मानते ना हिंदू धर्म को मानते। ठीक है। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। जैसे हमने अहोम के बारे में पढ़ा, कितने अच्छे से राज कर रहे थे। ठीक है। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष करने में ला खड़ा किया। अब पढ़ते हैं मंगोल के बारे में। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकार संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। सबसे ज़्यादा पशु चराने वाली और शिकार। वे मध्य एशिया के घास के मैदान, जो मध्य एशिया में घास के मैदान होते बेटा, उनको स्टेपी के नाम से जाना जाता है, और थोड़ा उत्तर की ओर वन के प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य में बदल दिया। दोनों को जोड़ दिया और एक शक्तिशाली सेना बना दी। अपनी मृत्यु के समय 1227 तक वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उस समय तक बहुत बड़ा शासक बन गया था, बहुत बड़ी जमीन उसके हाथ में थी। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। वे विभिन्न जातियां और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। ये जो दिए हुए ना निम्नलिखित में मेल बिठाइए, एक बार पेंसिल से आप खुद करके देखिए। ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप खुद कर पाएंगे बेटा। और रिक्त स्थान भी और सही गलती भी खुद करके देखें, ये आपका होमवर्क रहेगा। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन खुद एक बार ट्राई करना है। ठीक है। और फिर मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर उससे मैच करके देखना कि आपने कितना ठीक किया है। ठीक है। जो गलत हो उसको ठीक कर लेना। तो यह था आज का हमारा वर्क। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ हमारा नोट्स का वर्क, जो हमारे मतलब क्वेश्चन आंसर का जो वर्क है वो रहता है, तो वो मैं नोट्स में से आपको करवा देंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।